क्योंकि आज हम अपनी इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया जो है वो वर्ल्ड के जो 20 बेहतरीन बड़ी क़ुव्वतें हैं उनके साथ खुशगपियों में मशरूफ़ है। पाकिस्तान का मसीहा आखिर भारत का सबसे अच्छा मित्र बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के। उनके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो G20 समिट के बाद 3 दिन भारत दौरे पर रहे हैं, जहां 3.5 बिलियन US डॉलर्स का मेगा इन्वेस्टमेंट किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा हिंदुस्तान में, जिससे पाकिस्तान परेशान है। और पाकिस्तानी का जो रिएक्शन है वो भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि वर्ल्ड हैज़ साइडलाइंड अस। उनका साफ साफ कहना है कि हिंदुस्तान G20 के समिट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करा है, वहीं पाकिस्तान जो है, जबकि दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान की हाल बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आखिर क्यों दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में ये सबसे बड़ा दरार आ रहा है और भारत के लिए ये किस प्रकार से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, पाकिस्तान अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जूझ रहा है, जहां पर इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ज़्यादा हो चुका है, जो कि पिछले 50 साल में अब तक का सबसे ज़्यादा है। यहां तक कि लोग जो रोज़मर्रा के राशन का सामान है उसको भी परचेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। साथ साथ में ये सेकंड वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका है सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर अफगानिस्तान। और इवन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जहां पर हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है, वहां पर भी पाकिस्तान का जो रैंक है वो 161 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। इवन आप देखोगे तो पाकिस्तान के जो बहुत ही अच्छे नेबर हैं, या आप कह सकते हो कि उनके पिता के रूप में आप उनको देख सकते हो, वो तो चाइना है। और IMF और UAE ये भी लोन देने से कतरा रहे हैं। तो जब ऐसे कंट्रीज़ जिसपे चाइना पे वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर वो लोन देने से मना कर रहा है, UAE जो हमेशा मदद करता आया है, आज अगर वो भी लोन नहीं दे रहे हैं, और IMF से तो वो पिछले 75 साल में 23 बार लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिस पर वो कई बार इंटरेस्ट भी नहीं पे किए हैं। और आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एड बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है, यानी कि मदद होनी चाहिए। टोटल बजट अगर हम पाकिस्तान का देखें तो इसमें 32% जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग से, यानी कि लोन्स से और हेल्प से आता है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो एक्सपेंसेस होता है इनकम में, वो भी 28.5% जो है वो लोन के रीपेमेंट में जाता है, यानी कि इंटरेस्ट के पेमेंट में। पाकिस्तान के बैंक्स की बात कर लेते हैं तो उनके पास में कैश ज़्यादा नहीं रह गया है। वहीं लोन्स और बेलआउट्स पे पाकिस्तान चल रहे हैं। इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगेन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ में आप देखोगे तो लोन्स भी जो है वो ले पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता जा रहा है और बढ़ते इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अगर हम 100 रुपए के सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर 50 रुपए के सामान को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 50 रुपए का जो लॉस है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। साथ साथ में आप देखोगे तो ट्रेड अकाउंट भी बढ़ा है। ऑल्दो इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने कम करने की कोशिश करी है, लेकिन ये वो इंपोर्ट्स हैं जो बेसिकली नॉन एसेंशियल हैं और ये 4 से 5 महीने तक ही हो सकते हैं। बाद में तो इंपोर्ट्स बढ़ाना होगा, क्योंकि आपने अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया है और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और यहाँ तक कि रूपी डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ हम पाकिस्तानी रूपी की बात कर रहे हैं, जो कि $1 का जो वैल्यू है वो लगभग 300 रुपए के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। यानी कि अब जो भी सामान वो परचेज करेंगे, उस सामान को खरीदने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80% व्यापार जो है वो ग्लोबल ट्रेड में कॉन्ट्रीब्यूशन डॉलर्स का ही है US के। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के मसीहा आते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, जो कि वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री इमरान खान होते हैं तो वो 21 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो बताते हैं, जिसमें से 12 बिलियन US डॉलर्स जो है वो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्थापित करने की बात होती है ग्वादार पोर्ट पे। इसके अलावा
200 मिलियन यूएस डॉलर्स का यूरिया फर्टिलाइजर्स को हेल्प दिया जाता है। वहीं 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का आप देखोगे जो कि 13.3% है, पाकिस्तानी फ्लड्स को दिया गया है, जिसमें ग्लोबल कंट्रीब्यूशन जब हुआ था। इवन आप देखोगे तो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लोन के फॉर्म में भी दिया गया ताकि वापस से उसको पुनर्जीवित किया जा सके। इवन जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से एक्सपैट्रिएट्स गए हैं वो भी रेमिटेंस जब भेजते हैं तो वो 691 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास में है, जो कि काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने भी मदद की है सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी मदद की है। 1960 में पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो ऑपरेट किए हैं RSAF फाइटर जेट्स, जो कि सऊदी अरेबिया का जब अल वादिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यमन के साथ में वहाँ पर, और इसी के साथ साथ में जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था वहाँ पर भी 13,000 मिलिट्री पर्सोनल जो है पाकिस्तान के वो हिस्सा लिए थे। तो अब जब सारी चीजें सही चल रही थी तो फिर अचानक से ये बदलाव क्यों, ये शिफ्ट क्यों? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है 57 मेंबर नेशंस का, जिसको लीड कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और यहाँ पर भारत को सदस्यता नहीं दी गई है। तो जब जब इसका मीटिंग होता था बेसिकली पाकिस्तान एक ही मैटर को लेकर के आता था 370 के एब्रोगेशन के बाद में, वो है कश्मीर का मुद्दा। और इवन चाइना, ईरान और पाकिस्तान बेसिकली सीपेक और BRI के तहत कवर्ड हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ईरान के साथ में सऊदी अरेबिया का बिल्कुल भी नहीं जमता, क्योंकि उस गल्फ में ओवरऑल अपने पावर को प्रूव करने के लिए दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं और ईरान के अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया होता है। तो ये कुछ कारण है। और साथ साथ में आप देखोगे तो भारत कहीं ना कहीं विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है, तो इस वजह से भारत का यहाँ से इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो अब आखिर हम आते हैं भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में, जो कि काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो G20 के इस समिट में सबसे ज़्यादा डिसाइसिव जो रहा है वो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पर बात किया गया है, जिसको US से जो है वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें जो कंट्रीज होंगे वो भारत से सऊदी अरेबिया को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और US खुद इन्वॉल्व होगा। और इसको इजराइल और जॉर्डन से कनेक्ट किया जाएगा, जिसको लेकर के टर्की भी काफ़ी नाखुश है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि टर्की को बाहर रखा जाए। लेकिन इजराइल क्योंकि यहाँ पर अब जुड़ चुका है तो टर्की का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था लोकेशन का वो गायब हो जाता है। इस कॉरिडोर से आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इवन भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है वो 40% से बढ़ सकता है। इसी के तहत भारत और सऊदी अरेबिया जो है वो सब सी केबल भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। अब अगर दोनों ही कंट्रीज में किसी एक को बिजली की ज़रूरत होगी तो वो एक दूसरे को बेच पाएंगे, दैट टू सोलर एनर्जी, जो कि 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड के कॉन्सेप्ट पे है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी पे, यानी कि हम कार्बन एमिशन को भी कम कर पाएंगे। साथ साथ में आप देखोगे तो नियोम स्मार्ट सिटी जो है वो सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसमें भारतीय इंजीनियर्स का बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन है। सॉवरिन वेल्थ फंड भी स्थापित किया जाएगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। इवन 50 बिलियन US डॉलर्स का जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा जा रहा है रत्नागिरी में महाराष्ट्र के, उसको भी फास्ट करने की बात करी गई है, जहां पे सऊदी अरामको जैसी कंपनी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और इस कॉरिडोर को माना जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर भी है, जिसको बनाने में चाइना ऑलरेडी 8 ट्रिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुका है और अपने आप में अब ये एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हो जा रहा है 10 साल में, जिसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा मेगा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको हम अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो चैनल पे हमारे ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा। इवन भारत जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर सऊदी अरेबिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और लोकल करेंसी ट्रेड की भी बात करी जा रही है, जहां से हम डी-डॉलराइजेशन को वापस से प्रमोट कर पाएंगे। इवन सऊदी अरेबिया जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, और भारत और सऊदी अरेबिया जो है वो इस साल अपना पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल समिट को भी मीट करे हैं।
सऊदी अरेबिया और इंडिया जो हैं वो दोनों ही अब ब्रिक्स के मेंबर्स भी हो चुके हैं और दोनों काउंटर टेररिज्म को लेकर के एक साथ होते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक साथ होते हैं और इवन बहुत ही बड़ा भारतीय डायस्पोरा भी सऊदी अरेबिया में देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में यहाँ भारत से आपको देखने को मिल जाएंगे कि लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं कल्चरली भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे जो वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं उनके सेफ्टी को लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। और साथ साथ में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ जहां पर केरल के एक यूट्यूबर हैं जिनका 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है, नाम शकीर शोबान है, बेसिकली मल्लू ट्रैवलर। उन्होंने ये कहा गया कि वो मिसबिहेव भी किए हैं एक महिला के साथ में जो सऊदी अरेबिया से है। तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि हम अतुल्य भारत की बात करते हैं और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारा पासपोर्ट इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे हैं, क्योंकि हम ऐसे इंस्टेंसेस को जब दिखाएंगे तो फॉरेनर्स जो हैं वो भारत आना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हम सम्मान करें। और साथ साथ में चैनल पर आपको अगला वीडियो चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल से आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। आप में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हम और भी बेहतर कॉन्टेंट लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।